आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जब से कवायद शुरू की, मेहनत शुरू की है, शुरुआत में ऐसा उन्होंने संकेत दिया था कि वो उनके गठबंधन के लिए उनके रास्ते खुले हैं, वो गठबंधन से कोई परहेज नहीं है उनको। और ये तब की बात है जब प्रियंका गांधी ने बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सक्रियता शुरू ही की थी। उससे पहले वो कई मौकों पर, कई घटनाओं पर सक्रिय रही थी, कुछ आंदोलनों में सक्रिय रही थी। लेकिन चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने उसी समय अपनी शुरुआत की थी सक्रियता की। उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में मुझे लगता है प्रियंका गांधी को काफी आत्मविश्वास मिला है। जो उनके कार्यक्रम हुए हैं, जो उनके दो दो रैलियां हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने देखा, शायद हो सकता है कि प्रियंका गांधी को संगठन निर्माण जिस तरह से हुआ है, जो गंभीरता है, उस गंभीरता का अंदाजा नहीं रहा हो। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जो प्रियंका गांधी की को सक्रियता दिखाई पड़ी है जमीनी स्तर पर संगठन की, उसने उनको ये आत्मविश्वास दिया होगा कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश में अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम तक उनको कार्यकर्ताओं की बात उनके सामने आई है, जिस तरह से लोगों ने उनसे बात की है, इन चीजों से लगा है। और एक दूसरा इसका बड़ा कारण ये है कि आप देखें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवाद कांग्रेस का गठबंधन हो, इसकी संभावनाएं शुरू से मायावती ने नकारी हैं और वो किसी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को अपने साथ कोई गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती हैं। मायावती इसके लिए बहुत पीछे तक जाती हैं, वो 1996 तक का उदाहरण देती हैं और वो कहती हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया था और हमें उसका कोई लाभ नहीं मिला था। तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत इस बार कहीं परवान भी नहीं चढ़ी और उसका बड़ा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी ने पहले से तय कर लिया कि उसे छोटे दलों के साथ, जो जाति आधारित दल हैं, उनके साथ समझौता करना है। बड़े दलों के साथ समझौता करके उनको ज्यादा सीटें देने का कोई अर्थ नहीं है, बजाय उसके अलग अलग पॉकेट्स में एक्टिव छोटी पार्टियों के साथ। तो कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शंस भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। एक आध छोटे दलों से बातचीत की शुरुआत थोड़ी बहुत हुई है। कुछ कयास लगाए गए जब जयंत चौधरी से उनकी मुलाकात हुई हवाई अड्डे पर और जयंत चौधरी के साथ साथ वो दिल्ली वापस गई, तो कहा गया कि शायद जयंत चौधरी से कुछ बात चल रही थी, लेकिन इन बातों में कोई बहुत दम नहीं था, क्योंकि जयंत चौधरी पिछले 1-1.5 सालों से बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ। पंचायत के चुनाव में उनकी जुगलबंदी सामने आ गई थी। इससे पहले आंदोलनों में वो लोग और कई राजनीतिक व्यूह रचना में ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बहुत साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो जयंत चौधरी को आखिरकार जब ये चर्चाएं ज्यादा तेज होने लगी तो उनको साफ साफ सामने आकर कहना पड़ा कि भाई हमारा गठबंधन जो है वो अगर होगा समाजवादी पार्टी के साथ होगा, हमारा कोई गठबंधन की बातचीत नहीं चल रही है। तो एक तो देखिए विकल्पहीनता का मुद्दा है, मसला है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चर्चाएं हो रही कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपने संगठन पर बहुत ध्यान दे रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता तक को ये कहा गया है कि आपको जो कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उस कार्यकर्ता के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको शामिल ही होना पड़ेगा, आप चाहे कितने भी सीनियर क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है आगे की राजनीति में। और ये हमने आपके चैनल पे पहले भी जब डिबेट हुई है, मैंने कहा था कि मुझे हैरत भी हुई थी कि ये पीस टाइम एक्सरसाइज होती है, जो कैडर बिल्डिंग, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, लेकिन ये इस समय क्यों हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दीर्घकालिक लड़ाई की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, और उस कार्यकर्ता प्रशिक्षण के दौरान और संगठन के निर्माण के दौरान, संगठन पहली बार कांग्रेस का 30-40 सालों में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचा है, न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचा है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये जो भीड़ इनकी सभाओं में दिखी, ये भीड़ किसी नेता के द्वारा जुटाई हुई नहीं थी, बल्कि ये जो इन्होंने संगठन का काम किया है न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर, ये वहां से मोबिलाइजेशन हुआ था। तो उसमें बात एक ये सामने निकल के आई कि जैसे पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया और 3/4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जैसी पुरानी पार्टी जिसके परंपरागत मतदाता देश के हर कोने कोने में है, उनको कांग्रेस पार्टी का सिंबल गायब मिला।
जब वो ईवीएम मशीन पर गए तो उन्हें पहली बार दूसरी बार ऐसा हुआ, इससे पहले एक बार बहुजन समाज पार्टी के समय में हुआ था। और जब ये ऐसा होता है कि आप 3/4 2/3 सीटों पर आपका सिंबल तक नहीं होता है, तो ऐसी बड़ी पार्टी जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इनको फ़ायदे की जगह इनको नुकसान होता है। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें एक साथ आई होंगी सामने, और इसके बाद प्रियंका गांधी ने फैसला लिया कि हम तैयार हैं और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर भी उनके पास एक रणनीति है। हम कार्यक्रम के अगले चरण में ज़रूर उस रणनीति पर भी बात करेंगे। एक बात मुझे और कहनी है, आपने कहा ना कि अज़ान जब हुई तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। देखिए, ये हमारे यहाँ हमारी राजनीति की परंपरा रही है कि अज़ान होने पर, चूँकि अज़ान का एक दूसरा वो पायस मतलब होता है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी हमने देखा है कि अज़ान की आवाज़ होने पर उन्होंने भी अपना भाषण रोका है, राजनाथ सिंह को भी देखा है। वो अलग सभी दलों के नेताओं के साथ ये है कि वो इस बात का सम्मान करते हैं कि कोई, हाँ, अज़ान खत्म होती है, उसके बाद नमाज़ होती है पूरी, वो काफ़ी देर तक चलती है, उस समय कोई वो नहीं होता, लेकिन हाँ, अज़ान के वक़्त जो है वो रोक देते हैं। उसका कोई बहुत किसी तरह के अन्य मतलब निकालने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। पर इतना तय है कि बुलंदशहर के इस स्टेटमेंट के बाद ये कम से कम क्लियर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की ज़्यादा अभी भी, मेरा मानना है कि अभी भी एकाध ऐसे दल हैं, छोटे राजनीतिक दल, जिनके साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट शायद हो जाए, लेकिन बाई एंड लार्ज ये आप तय मानिए कि 403 सीटों पर लड़ेंगी। और आपने नुकसान की बात पूछी है। देखिए, 403 सीटों पर लड़ेंगी और 403 सीटों में से मुझे ऐसा लगता है कि 200 से के आसपास सीटों पर गंभीरता के साथ लड़ाई होगी, 100 पर अति गंभीरता के साथ लड़ाई होगी। और ये 100 सीटों पर जिन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके चुनाव मैदान में होंगे लोग, इसका प्राइमरी नुकसान जो है, प्राथमिक तौर पर इसका नुकसान, चूँकि अभी मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन निर्माण है, जो उनकी तैयारी है, वो अभी शैशवावस्था में है, किशोरावस्था तक अभी पहुँचना बाकी है। तो प्राइमरी नुकसान इसका भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि अ, शहरी मिडिल क्लास हो, फॉरवर्ड क्लास हो, जिसमें तमाम फॉरवर्ड जातियाँ शामिल हैं, वो जातियाँ जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने से परहेज करती हैं, वो पार्टियाँ, वो जातियाँ, वो मतदाता जो कि कांग्रेस पार्टी से ही टूटकर भारतीय जनता पार्टी में गया है। तो जैसे नदी जब बाढ़ आती है तो कछार पर वो अपनी वो ज़मीन वापस लेती है, पहले जो उसकी अपनी ज़मीन होती है। बाढ़ तो फिर आगे के हिस्सों में बाद में बढ़ती है, पहले वो अपनी ज़मीन वापस लेती है। उसी तरह कांग्रेस पहले अपनी ज़मीन जो उसने खोई है भारतीय जनता पार्टी के हाथों, वो पहले उस ज़मीन को वापस लेगी, उसके बाद उसका एक्सपेंशन होगा, फिर वो किसी अन्य दल को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में आएगी। पहला नुकसान जो कांग्रेस पार्टी के सभी सीटों पर लड़ने से, मजबूती से लड़ने का होने जा रहा है और जो दिखने लगा है, आपने देखा होगा कि बहुत चर्चाएँ इस तरह की चलाई गई कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी, प्रियंका की सक्रियता से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन वो चर्चाएँ अब ठंडी पड़ गई, क्योंकि अब ये चीज़ें ज़मीन पर नज़र आने लगी हैं कि कांग्रेस पार्टी जितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और ये आंकड़े आपको बताते हैं कि 14-15% कांग्रेस पार्टी के वोट जैसे ही होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीटों में बड़ी अप्रत्याशित गिरावट देखी गई है। आप पिछले कई चुनावों के आंकड़े उठाकर देख लें, ज्यों-ज्यों कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।